हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है कि आप सभी अच्छे हैं, खुश हैं, मस्त हैं। खुश रहें, मस्त रहें और इसी प्रकार आगे बढ़ते रहें, बिना किसी दबाव तनाव के आगे की ओर अग्रसर हो और अपने लक्ष्य को हासिल करें। हम क्या पढ़ रहे थे? अधिगम के सिद्धांत हैं, उनके बारे में चर्चा कर रहे थे। तो हमने आज तक जो सिद्धांत पढ़े उनके बारे में देख लेते हैं। आज ये अधिगम टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। कल हम इसके नेक्स्ट टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। तो अधिगम पहला हमने पढ़ा था उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत है, जिसके प्रवर्तक कौन से थे? थॉर्नडाइक थे। उनके द्वारा क्या उद्दीपक को देखकर क्या होती है? अनुक्रिया होती है। बिल्ली पर प्रयोग किया था। दूसरा हमने पढ़ा था अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत है, जिसका पावलोव के द्वारा प्रयोग किया गया था। उन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया था। तीसरा हमने पढ़ा था सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत है, जिसके प्रवर्तक स्किनर थे। स्किनर ने चूहे और कबूतर पर प्रयोग किया था, तो इस सिद्धांत के बारे में बताया था। इसके बाद हमने पढ़ा था कल निर्मितवाद या संरचनावाद का सिद्धांत है, जिसके प्रवर्तक जेरोम ब्रूनर थे। इससे पहले एक और पढ़ा था सामाजिक अधिगम का सिद्धांत है। सामाजिक क्या आता है? अधिगम का सिद्धांत है, जिसके प्रवर्तक कौन से थे? अल्बर्ट बांडुरा है। इन्होंने गुड़िया व जीवित जोकर के ऊपर प्रयोग किया था, और जिस प्रकार इसने जीवित जोकर पर प्रयोग किया, बालकों को वहां पर ले जाएगा और बालकों ने उसी श्रेणी में उसी प्रकार घर आकर क्या क्रिया करना स्टार्ट कर दिया था। तो ये हमने मुख्य मुख्य सिद्धांत है वो पढ़े थे। अब थोड़े छोटे मोटे सिद्धांत और रह जाते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो कल तक हमने क्या देखा था? संरचनावाद या निर्मितवाद का सिद्धांत है, जिसके प्रवर्तक जेरोम ब्रूनर थे। इनके अनुसार कोई भी अगर हम अधिगम करते हैं, तो किसी भी समस्या के बारे में कोई भी कार्य करते हैं, अधिगम करते हैं, तो उसके समस्या को हल करने से लेकर हमारे माइंड में एक संरचना बनती है, और उसी के अनुसार हम उस समस्या का हल निकालते हैं। इसके बारे में हमने कल देखा। अब हम इससे आगे वाला सिद्धांत पढ़ेंगे, जिसका आता है प्रबलन है सबलीकरण का सिद्धांत है। प्रबलन, सबलीकरण या पुनर्बलन का सिद्धांत है, जिसके प्रतिपादक कौन आते हैं? क्लार्क हल। क्लार्क हल के द्वारा एक सिद्धांत दिया गया था, जिसका नाम आता है पुनर्बलन का सिद्धांत है, प्रबलन का सिद्धांत है या सबलीकरण का सिद्धांत है। तो उन्होंने अपनी पुस्तक थी, पुस्तक का नाम कौन सा आता है? प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर। कौन सी पुस्तक थी? प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर ने क्लार्क हल के द्वारा एक सिद्धांत बताया गया था, जिसका नाम था पुनर्बलन, प्रबलन या सबलीकरण का सिद्धांत है। तो क्लार्क हल किस प्रकार के व्यक्ति थे? ये क्या थे? व्यवहारवादी थे। हम अलग अलग मनोवैज्ञानिकों के बारे में पढ़ रहे हैं। कई हमने संज्ञानवादी पढ़े, कई व्यवहारवादी पढ़े हैं, और कई अन्यों की श्रेणियों में आते हैं। तो अगर हम क्लार्क हल की बात करते हैं, तो ये व्यवहारवादी थे। यानी यह कहते हैं कि अपने आसपास का जो वातावरण परिवेश है, उसी के अनुरूप बच्चा जो है अधिगम करता है। जबकि संज्ञानवादी अगर बात करते हैं, तो वो क्या कहते हैं? वंश अनुक्रम की और मानसिक परिस्थितियों के आधार पर बच्चा क्या है? सीखेगा। तो ये व्यवहारवादी है। क्लार्क हल किस प्रकार के हैं? व्यवहारवादी है। तो उन्होंने अपने सिद्धांत में क्लार्क हल द्वारा पुनर्बलन, प्रबलन या सबलीकरण का जो सिद्धांत दिया है, इसमें इन्होंने किस चीज को मुख्य माना है? किसी ने क्या है? भोजन को मुख्य माना था। किसी ने, अगर हम बात करते हैं, उद्दीपक को मुख्य माना था। किसी ने अनुक्रिया को मुख्य माना, और कोई कहता था कि अपने आस परिवेश में अगर व्यक्ति को अनुभव मिल जाए तो उसको मुख्य माना था। लेकिन क्लार्क हल है, वो अपने इस सिद्धांत में बताना चाहते हैं कि सबसे ऊपर सर्वोपरि क्या है? आवश्यकता है। व्यक्ति तभी कार्य करता है यदि उसकी आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है। तो प्रश्न इतना सा पूछा जाएगा कि क्लार्क हल ने अपने सिद्धांत में किस विषय वस्तु सामग्री को मुख्य या महत्वपूर्ण माना है? इनके द्वारा आवश्यकता को सबसे प्रमुख माना गया है। यानी क्लार्क हल बताना चाहते हैं, यदि व्यक्ति की आवश्यकता किसी भी प्रकार से यदि पूरी हो जाती है, तो कोई न कोई कार्य करता है। न तो उसे उद्दीपक की जरूरत होती है, न उसे अनुक्रिया की जरूरत होती है। उसके सामने बस उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति होनी चाहिए। तो देखते हैं इसमें क्या बताना चाह रहे हैं। क्लार्क हल कहते हैं आवश्यकता की पूर्ति करना इस सिद्धांत का मुख्य तत्व है। थॉर्नडाइक ने कहा था, थॉर्नडाइक क्या कहते हैं? कोई उद्दीपक को देखकर अनुक्रिया करते हैं। बिल्ली के सामने मांस का टुकड़ा, बिल्ली ने मांस का टुकड़ा देखा, यानी उसके सामने उद्दीपक पड़ा था, उसने अनुक्रिया की। लेकिन क्लार्क हल कहते हैं कि इस सिद्धांत का मुख्य कारण, मुख्य तत्व क्या है? आवश्यकता है। क्लार्क हल का मानना यही है कि अनुक्रिया उद्दीपक के लिए आवश्यक नहीं है, कि व्यक्ति के सामने यदि उद्दीपक होगा तभी अनुक्रिया नहीं करेगा। उसके सामने यदि कोई आवश्यकता है और उस आवश्यकता की पूर्ति हो रही है, तो व्यक्ति क्या है? कुछ न कुछ सीख जाता है। तो व्यक्ति क्या कब सीखता है? क्लार्क हल के द्वारा अपने सिद्धांत में बताया गया कि व्यक्ति तभी सीखता है जब उसकी आवश्यकता की पूर्ति होती है। यानी मुझे प्यास लगी, मुझे क्या प्यास है? छोटे से वो बच्चे होते तब पढ़ते थे,
थ्रस्टी क्रो की कहानी पढ़े हमने। कौवा होता है, उसको प्यास लगी होती है, वो को मटके के पास गया था, मटके में पानी नीचे कगार पर था, निचली तल पर था, तो उसकी चोंच नहीं पहुंच रही थी, तो उसकी आवश्यकता थी, कौवे की क्या थी, आवश्यकता थी, यानी उसको प्यास लगी थी, प्यास को बुझाना था उसको किसी भी प्रकार से, वो अपनी प्यास को बुझाना चाह रहा था, यानी अपनी आवश्यकता की पूर्ति करना चाह रहा था। तो उसके सामने विभिन्न प्रकार की समस्याएं थी कि कैसे वो अंदर पहुंचे। अगर सीधा जाए तो वो मर जाए, अंदर डूब जाएगा। तो उसने क्या, कंकड़ डाले, उस क्या है मटके में कंकड़ डाले और लंबे समय तक कंकड़ उसमें डालता रहा। एक समय ऐसा आया जब कंकड़ उसको क्या पानी को ऊपर की तरफ ले आया, उसने अपनी प्यास बुझाई और उड़ गया। तो कलारक हल भी अपने इस सिद्धांत में बताना चाहते हैं कि यदि व्यक्ति की आवश्यकता है और वह अपनी आवश्यकता को पूरी करना चाहता है तो वह इससे क्या है, सीख लेगा। तो इसे ही क्या कहा जाता है, पुनर्बलन, प्रबलन या सबलीकरण का सिद्धांत है। उसको कौवे ने प्यास बुझाई तो उसे अपने आप क्या मोटिवेट मिला, उसे पुनर्बलन मिल गया, ठीक है, उसको शांति मिली, सेटिस्फैक्शन मिला। इसी प्रकार यदि हम जैसे सपोज करते हैं हमारी इच्छा होगी आइसक्रीम खानी, आइसक्रीम खानी है, हम जहां पर रह रहे हैं हम आइसक्रीम नहीं मिल रही, 2 किलोमीटर साइड में आइसक्रीम की रेहड़ी या जो भी है वो लगी हुई, हमें इच्छा होगी, आवश्यकता होगी कि हमें आइसक्रीम खानी है, मन में इच्छा जागृत होगी। अगर उस इच्छा को हम शांत करने के लिए 2 किलोमीटर चलते हैं और वहां पर जाते हैं और आइसक्रीम खाते हैं तो हमारी आवश्यकता की क्या पूर्ति होगी। तो इससे हमें क्या मिला, पुनर्बलन मिला कि हाँ हम आए थे, हमें क्या है जो आइसक्रीम की इच्छा थी वो हमारी क्या है पूरी होगी। तो इस प्रकार कलारक हल बताना चाहते हैं कि कोई भी जो व्यक्ति होता है वो अपनी आवश्यकता की पूर्ति के दौरान जो भी क्रियाएं करता है उनसे वह सीखता है और आगे की ओर बढ़ता है। तो कलारक हल अपने सिद्धांत में मुख्य किस बात पर जोर देते हैं, आवश्यकता पर जोर देते हैं। तो इसमें दूसरा कलारक हल यह बताना चाहते हैं, अपने लैंग्वेज में यह बताना चाहते हैं कि आवश्यकता की पूर्ति के लिए, कलारक हल कहते हैं आवश्यकता की पूर्ति के लिए उठाया गया हर एक कदम सफल कदम, आवश्यकता की पूर्ति के लिए व्यक्ति के द्वारा उठाया गया हर एक सफल कदम जो होता है उसको क्या देता है, पुनर्बलन देता है, तथा व्यक्ति क्रमबद्ध तरीके से उस सफल पुनर्बलन को एक व्यवस्था में ढालता है और अपने व्यवहार में क्या है परिवर्तन करता है। आवश्यकता की पूर्ति करके उसके साथ ही क्या है अपने जो आवश्यकता है, यानी चालक जो है, इसको चालक होता है आवश्यकता, दूसरी लैंग्वेज में क्या है कलारक हल ने चालक कहा है। तो ये कहता है कि व्यक्ति विभिन्न प्रकार के अनुक्रियाएं करके अपनी आवश्यकता के अनुरूप सफल कदम उठाकर आगे की ओर बढ़ता है और अपने चालक को क्या करता है, शांत करता है। इसे ही प्रबलन, पुनर्बलन या सबलीकरण का सिद्धांत कहते हैं। तो कलारक हल ने अपने इस सिद्धांत में मुख्य किस बात पर जोर दिया है, आवश्यकता पर जोर दिया है। किस पर है, आवश्यकता पर है। कलारक हल कहता है कि सीखना जो है यानी अधिगम जो है आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया के दौरान होता है। प्रश्न है, कई मनोवैज्ञानिकों ने कहा था उद्दीपक के दौरान होता है अधिगम, अनुक्रिया के दौरान होता है अधिगम, सामाजिकता के आधार पर होता है अधिगम, लेकिन कलारक हल कहते हैं कि जो व्यक्ति है आवश्यकता की पूर्ति के लिए जो कदम उठाता है उस दौरान जो क्रियाएं होती है जिनसे वह विभिन्न जो संकलन करता है, सीखता है, इसे ही अधिगम कहा जाता है। तो मुख्य एक ही पॉइंट पकड़ना है, एक ही बिंदु पकड़ना है कि कलारक हल आवश्यकता पर जोर देते हैं। आवश्यकता के दौरान जो भी प्रक्रियाएं करेगा, जिस प्रकार क्रियाकलाप करता है उससे वह कुछ न कुछ सीखता है और सीखने के कारण वह स्वयं को मोटिवेट यानी पुनर्बलित करता है और आगे की ओर बढ़ जाता है। तो कलारक हल किस पर है, आवश्यकता पर जोर देते हैं। दूसरा है स्किनर है, स्किनर ने कहा है, स्किनर ने कौन सा सिद्धांत दिया था, सक्रिय अनुवर्तन का सिद्धांत स्किनर के द्वारा दिया गया था। इन्होंने प्रयोग किए थे, इन्होंने बताया था कि व्यक्ति क्रिया के दौरान कैसे सीखता है, क्रिया करता रहता है, लगातार उसे क्रिया करते रहना चाहिए, उद्दीपक उसके सामने हो या न हो, चुका था लगातार उछल कूद कर रहा था, उसे एक समय के भोजन की प्राप्ति होगी। लेकिन स्किनर ने अब तक जो सिद्धांत किए थे, स्किनर के द्वारा बताया गया कि अब तक सीखने के जितने भी स्थान जो सिद्धांत है प्रस्तुत किए थे उनमें सबसे अच्छा सिद्धांत किसका है, कलारक हल के सिद्धांत को सबसे अच्छा माना जाएगा। तो स्किनर क्या है, कलारक हल के सिद्धांत को सबसे अच्छा सर्वोपरि मानते हैं। सर्वोपरि यानी सबसे अच्छा किसको मानते हैं, स्किनर कहते हैं कि आवश्यकता के अनुरूप व्यक्ति जो क्रियाएं करता है और उनसे सीखता है, यह सबसे अच्छा सिद्धांत माना जाता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे अगला सिद्धांत है अनुभव जन्य अधिगम सिद्धांत। अनुभव जन्य अधिगम सिद्धांत है, इस सिद्धांत में जो
इसके प्रवर्तक है। इस सिद्धांत के प्रवर्तक की अगर हम बात करें तो ये कौन से आते हैं? कार्ल रोजर्स है। कार्ल क्या है? रोजर्स है। ये क्या है? हमारा अगला सिद्धांत है, वो कंप्लीट। छोटे छोटे सिद्धांत है, बड़े तो क्या वो 4-5 थे, इसके बाद छोटे छोटे सिद्धांत आ जाते हैं। हमने अभी पढ़ा है कौन सा? आवश्यकता का सिद्धांत है। यानी अगर हम बात करते हैं कि व्यक्ति आवश्यकता की पूर्ति के लिए जो क्रियाएं करता है और उनसे सीखता है, उसे ऐसे भी आवश्यकता पूर्ति का सिद्धांत भी माना जाता है। और दूसरा आता है प्रबलन, पुनर्बलन या सबलीकरण का सिद्धांत है। अब हम इसके आगे बढ़ेंगे। अनुभवजन्य सिद्धांत है, जिसके प्रतिपादक की अगर बात करते हैं, प्रतिपादन कौन थे? कार्ल रोजर्स के द्वारा यह सिद्धांत दिया गया। इस सिद्धांत में कार्ल रोजर्स कहते हैं कि व्यक्ति अनुभव के परिणाम स्वरूप क्या है? सीखता है। यानी मेरी एक उम्र, मेरी एक एज है, इस एज में मैंने पीछे जो जो अनुभव प्राप्त किए हैं और उन अनुभवों के आधार पर मैंने जो सीखा है, जो लर्निंग की है, उसे ही क्या कहा जाता है? अनुभवजन्य अधिगम का सिद्धांत है। तो इसमें अपनी भाषा में क्या बताना चाहते हैं कार्ल रोजर? यह सिद्धांत अनुभव करके सीखने पर बल देता है। तो पिछले वाला सिद्धांत कौन सा है? आवश्यकता पर बल देता है। लेकिन इस सिद्धांत की अगर हम बात करते हैं तो यह सिद्धांत अनुभव करके सीखने पर बल देता है। इस सिद्धांत का मानना है कि बालकों को, यह सिद्धांत क्या कहता है कि बालकों को पुस्तकों व जो थैला होता है, बैग होता है, उनके बोझ के नीचे नहीं लादना चाहिए। इस सिद्धांत में क्या बताना चाहते हैं कि बालकों को पुस्तकों के बोझ से नहीं लादना चाहिए, बल्कि उन्हें स्वतंत्रता पूर्वक, कई बार होता है कि छोटे बच्चे होते हैं, उनमें क्या हमने देखा है 5वीं कक्षा के बच्चे हैं, उनका वजन बैग का इतना हो जाता है, इतनी किताबें हो जाती है कि जिनको क्या लाने ले जाने में उन्हें तकलीफ होती है। तो इसमें कार्ल रोजर्स कहते हैं कि बालकों को सीखने के लिए किताबों व बैग के वजन से नहीं लादना चाहिए, बल्कि उन्हें स्वतंत्रता पूर्वक सीखने के लिए आजादी दे देनी चाहिए। यानी विभिन्न प्रकार के शिक्षण सामग्री है, सहायक सामग्री है, अन्य एक्सपेरिमेंटों का प्रयोग कर बालकों को सिखाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उन्हें क्या है किताबों के मान में रट्टाफिकेशन करवाया जाए और लगातार क्या पढ़ने के लिए दे दिया जाए। तो कार्ल रोजर क्या कहते हैं कि अनुभवजन्य सिद्धांत में बताते हैं कि बालकों को स्वतंत्रता पूर्वक अधिगम की ओर ले जाना चाहिए। अध्यापकों को बालकों को ऐसे नहीं है इतना कह दिया अभी एक पेज कल याद करके लेना। आजकल सामान्य शिक्षण श्रेणी ऐसी हो, शिक्षक जो है बच्चों को अच्छे अनुभव के आधार पर नहीं पढ़ाते, केवल क्या कह देते हैं कि हाँ 4% लिखा दिए, 5 लिखा दिए, इनको याद करके आना, कल आपका टेस्ट होगा। तो बच्चे ऐसे में दबाव में रहते हैं, वो उस चीज को याद रट्टा मार कर तो ले जाते हैं, लेकिन उसे अर्थपूर्ण नहीं समझते हैं, जिससे वह उसे लंबे समय तक स्थायी रूप से याद नहीं रख पाते। हमारे शिक्षक है, मैं हमेशा बात करता हूँ, हमारे शिक्षक थे, साइंस के टीचर है, बहुत ही अच्छी तरह से उन्होंने पढ़ाया। आज भी उनका क्या है शिक्षण जो प्रक्रिया थी, उनके पढ़ाने का जो तरीका था बहुत ही लाजवाब था। आज ही में क्या है उनके पढ़ाने का तरीका याद है। हमारे मैथ के एक टीचर है, वो भी उन्होंने बहुत अच्छा पढ़ाया था। जो ग्रुप थ्योरी की अगर बात करते हैं, बीएससी में एक चैप्टर होता है ग्रुप थ्योरी, इतनी बड़ी किताब होती है, अलग से टॉपिक होता है, उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाया है। शुरू में कुछ समझ में नहीं, लेकिन जैसे उन शिक्षक के संपर्क में आए तो हमें वो अच्छी चीजें समझ में आई और वो चीजें हमें आज भी कंठस्थ याद है। तो यदि शिक्षक जो होता है, यदि वह बता देता है बालकों को क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, किस प्रक्रिया द्वारा पढ़ाना है, यदि शिक्षक को पहले से यह ज्ञात होता है और वह अपने अनुभव के आधार पर बालकों को पढ़ाता है, तो वह उसे आसानी से और लंबे समय तक याद रखते हैं। तो कार्ल रोजर्स कहते हैं कि शिक्षक को अपने द्वारा क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, किस प्रक्रिया द्वारा पढ़ाना है, यह पहले से सुनिश्चित कर लेना चाहिए। बालकों के ऊपर सीधा यह थोपना नहीं चाहिए, रटाफिकेशन नहीं करवाना चाहिए, जिससे वह उस चीज को याद तो कर ले लेकिन लंबे समय तक अपने अनुभव में न ढाल सके। तो कार्ल रोजर्स मुख्य बात किसकी करते हैं? अनुभव के दौरान सीखना है। दूसरा क्या है? शिक्षकों को विद्यालय की अगर बात होती है तो शिक्षक, हमने देखा होगा आजकल जो प्राइवेट स्कूल है उनमें विभिन्न प्रकार के सेमिनार, प्रयोगशालाएं हैं, विभिन्न प्रकार के जो पुस्तकालय मंडलियों के द्वारा विभिन्न अनुक्रियाएं करवाना है और शैक्षिक भ्रमण कराना आदि नीतियां लागू होती। लेकिन प्राचीन समय में जब शिक्षा शास्त्र नहीं था, यानी जब साइकोलॉजी नहीं पढ़ाया जाता था, उसमें शिक्षकों को पता नहीं था, वो सीधे तरीके से पढ़ाते थे। आज भी कई स्कूलों में शिक्षक अपने पगार से मतलब रखते हैं,
यानी उनके महीने की तनख्वाह से उनसे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, वो दूसरे टीचर को हमारे जानने वाले कई चित परिचित है, उनसे जब पूछते हैं कि क्या शिक्षा पढ़ाते हो, बोले नहीं ठाठ है। ठीक है, ठाठ है, लेकिन एक दो ऐसे पढ़े लिखे हैं जिन्होंने स्ट्रगल किया है, जो पढ़कर शिक्षा के क्षेत्र में आए हैं, जिन्हें पता है कि वास्तविक शिक्षा का महत्व क्या है, वो कक्ष में जाते हैं और पढ़ाते हैं। जैसे कोई है शॉर्ट बॉल से लग गया, शिक्षक कह लिया, तो उसे ज्यादा पता नहीं है कि शिक्षा का क्या महत्व है। जिसने मेहनत की है, कड़े प्रयास किए, उसे पता है कि शिक्षा का क्या मेहनत, क्या महत्व है। वो कक्षा में जाएगा, विभिन्न प्रकार की शिक्षण सामग्री, पाठ्य पुस्तकें, विभिन्न प्रकार की क्रियाएं, उनके माध्यम से बच्चों को सिखाता है, जिससे बच्चों को भविष्य में किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। कई बार होता है हमारे शिक्षक जो होते हैं वो रट्टाफिकेशन के माध्यम, हम क्लास तो पास आउट करवा देते हैं, क्लास तो हम पास कर देंगे, लेकिन आगे जब कंपटीशन में जाते हैं, आगे भविष्य में क्या पता कौन से कंपटीशन में बैठा है, कहां पर जाना पड़ जाए, तो उस चीज से संबंधित क्या हमें दोबारा तैयारी करनी पड़ती है, दोबारा उतना ही प्रयास करना पड़ता है जितना हमने पीछे किया था, रट्टा मारने में किया था। लेकिन अब क्या है, अर्थपूर्ण से सीखना पड़ता है। तो कई है हमारे शिक्षक कई जानकार, तो उनसे पूछते हैं, बोले नहीं 2 क्लास आती है, उनको काम दे देते हैं, आ जाते हैं, पढ़ाने नहीं है। लेकिन एक दो ऐसे भी टीचर हैं, शिक्षक है, साथी है, तो वो क्या पढ़ाते हैं, वो क्या पढ़ाते हैं, अभी लेक्चरर है, वो क्या बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि क्या पढ़ाएं यार, हमारे क्या है स्टाफ वाले वो पढ़ाने नहीं देते, कि अगर तू पढ़ाएगा तो हमें पढ़ाना पड़ेगा, अगर तूने कक्षा में पढ़ाना स्टार्ट कर दिया तो तुम्हें देखकर हमें भी पढ़ाना पड़ेगा, प्रिंसिपल हमें भी डांटेगा कि तू क्यों नहीं पढ़ा रहे। तो एक दूसरे क्या है ऐसे ही वो कामचोर हो जाते हैं कि वो नहीं पढ़ा रहा तो तू भी ना पढ़े। तो आजकल शिक्षण प्रक्रिया ऐसी सामान्य सी बात, किसी भी स्कूल में जाकर देखें तो इस प्रकार हो गया। गवर्नमेंट स्कूलों में आजकल सिर्फ क्या है, तनख्वाह का महत्व रखा जाता है। सारे टीचर नहीं, कुछ अच्छे भी टीचर होते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन सामान्य श्रेणी की अगर बात करते हैं तो पिछले दिनों के एक स्कूल में गया था, वहां हमारे स्टाफ के जानकार है तो वो स्कूल में लेकर गए थे, वहां पर मैं गया था, उनका देखा तरीका पढ़ाने का, देखा कि ये क्यों ऐसे मूर्खतापूर्ण पढ़ा रहे हैं, क्यों बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हैं, क्यों खुद को नहीं पता तो कैसे समझाएंगे। ठीक है, जिन्होंने स्ट्रगल किया है, मेहनत किया, वो तो अच्छे तरीके से पढ़ाएं, लेकिन कई ऐसी हैं वो ठीक है टाइम पास हो रहा है, तनख्वाह उनका महीने का मतलब एक तरीका है, अपने पैसे आगे, अपने क्या लेना देना, लेकिन भविष्य बच्चों का जो है वो अदब में जा रहा है। तो कार्ल रोजर्स कहते हैं कि बालकों को जो है वो किस प्रकार है, अनुभव के दौरान पढ़ाना चाहिए। बालकों को ऐसे नहीं है बोझ की तरह नहीं लादना चाहिए, बैग के बस्ते के नीचे लाद दिया कि तुम्हें ये याद करके लाना है, तुम्हें कल टेस्ट होगा, तो बच्चा रट्टा करता है और उसे क्या है निकाल परीक्षा तो पास कर लेता है, लेकिन वह सीखता नहीं है। तो क्या है, कार्ल रोजर्स द्वारा मुख्य किस शब्दावली पर जोर दिया है, अनुभव के आधार पर सीखना है। कौन सा है, अनुभव के आधार पर सीखना है, हाँ। तो कार्ल रोजर्स इसमें बताना चाहते हैं कि बालकों को शिक्षक के द्वारा शिक्षण में विभिन्न प्रकार की अनुक्रियाओं के माध्यम से भी सिखाना चाहिए। जैसे क्या है, अगर हम बात करते हैं प्रयोगशाला के माध्यम से, कार्यशाला है, सेमिनार है, परिचर्चाएं हैं, शैक्षिक भ्रमण है, आदि क्रियाओं का कक्ष में प्रयोजन करना चाहिए और उसके माध्यम से उसे पढ़ाना चाहिए और समझाना चाहिए, जिससे वह लंबे समय तक याद रख सके हैं। तो कार्ल रोजर्स कहते हैं कि अनुभव के आधार पर अगर हम सीखेंगे, यानी अनुभव हमने कोई चीज का हो गया है, उसके दौरान अगर हम सीखते हैं तो वो सीखा हुआ हमारा क्या लंबे समय तक याद रहता है। किसे है, लंबे समय तक याद रहता है। तो हमने 2 सिद्धांत पढ़े, परबलन पुनर्बलन या सबलीकरण का सिद्धांत, जिसकी अगर हम बात करते हैं क्लार्क हल के द्वारा यह सिद्धांत दिया गया था। इस सिद्धांत का दूसरा नाम गणितीय सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। और दूसरा हमने पढ़ा है अनुभवजन्य सिद्धांत है, यानी इसमें कार्ल रोजर्स कहते हैं कि व्यक्ति को अनुभव के अनुसार जो सीखता है, अनुभव से जो उसे ग्रहण करता है, वो स्थायी रूप से लंबे समय तक याद रहता है। अब एक सिद्धांत और आता है, कूट लेविन द्वारा प्रस्तुत क्षेत्र का सिद्धांत। कूट लेविन है, उनके द्वारा क्षेत्र का सिद्धांत। तो प्रश्न इतना पूछा जाता है कि क्षेत्र का सिद्धांत निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था। इसका दूसरा नाम क्या आता है, तद्रूप का सिद्धांत। कौन सा आता है, क्षेत्र का सिद्धांत है, या इसे तद्रूप का सिद्धांत भी कहा जाता है, जिसके प्रतिपादक थे अपने कौन से आते हैं, प्रतिपादन की बात करते हैं, कूट लेविन है। कूट क्या है, लेविन है। तो ये कहते हैं कूट लेविन अपने सिद्धांत में बताना चाहते हैं कि तल जिस प्रकार तलरूपी संरचना होती है, तल होता है समतल, तल भूमि होती है, व्यक्ति तल पर खड़ा है और उसके सामने किसी भी प्रकार की समस्या आ गई, व्यक्ति सामान्य तरीके से साधारण रूप से एक तल पर खड़ा है और उसके सामने किसी प्रकार की समस्या आ जाती है, क्या आ जाती है, समस्या आ जाती है। उस समस्या को समाधान करने के लिए वह विभिन्न प्रकार की क्रियाएं अपनाता है
और इन क्रियाओं से व्यक्ति क्या है, सीखता जाता है। जैसे अगर हम बात करते हैं इस सिद्धांत की बात करते हैं तो व्यक्ति विभिन्न प्रकार की समस्याएं जब आती है तो उन समस्याओं से निपटता जाता है और आगे की ओर अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होता जाता है। जिस प्रकार इन्होंने इसका नाम तल रूप क्यों दिया, तल रूप क्यों दिया, ये कहते हैं कुटलेविन बताते हैं कि जिस प्रकार तल की संरचना होती है, समतल की संरचना होती है, व्यक्ति समस्या को लेकर आगे की ओर अग्रसर होता है, उसी प्रकार व्यक्ति के दिमाग में एक संरचना बनती है, यानी आकृतियां बनती है और उन आकृतियों को वह अपने दिमाग में जमाता रहता है। जब भी कोई समस्या आती है तो उन आकृतियों को एक अवधारणा के रूप में प्रयोग कर संबंधित समस्या का समाधान करता है। जिस प्रकार अगर हम बात करते हैं गणितीय समस्या, गणित है, गणित का टॉपिक, गणित से संबंधित किसी भी बालक को समस्या दी जाती है तो वह गणित से संबंधित क्या उसके दिमाग में त्रिभुज है, ट्रायंगल है, पिरामिडल है और सम ट्रायंगल है, सम ट्रायंगल है, सर्कल है, इस प्रकार की आकृतियां उसके सामने पहले ही तैयार हो जाती है। इस प्रकार यह समस्या है, उस समस्या का समाधान वह आकृतियों के माध्यम से क्या है, सुनिश्चित कर लेता है। तो कोटलेविन द्वारा कौन सा सिद्धांत था, कोटलेविन द्वारा सिद्धांत है जिसका नाम क्या है, तद्रूप का सिद्धांत है। ज्यादा मोस्टली तद्रूप के सिद्धांत से पॉइंट पूछा जाता है। तो इसमें इतना ही पूछते हैं लगभग ये सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, तो इसकी कोटलेविन के द्वारा यह प्रस्तुत किया गया था। तो हमने कितने, 3 सिद्धांत पढ़ लिए। अधिगम अनुभवजन्य सिद्धांत है और दूसरा हमने पढ़ा था कि व्यक्ति विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करता है, अनुभवजन्य सिद्धांत है। और दूसरा हमने पढ़ा था पुनर्बलन प्रबलन सबलीकरण का सिद्धांत, या इसे कहा जाता है गणितीय सिद्धांत है। एक पॉइंट इसमें गणितीय का भी पूछा जाता है। और कोटलेविन द्वारा प्रस्तुत तल रूप का सिद्धांत है। इसके बाद हम देखते हैं एक और आता है कि चिन्ह पूर्णांकार का सिद्धांत है। टोलमैन नाम के व्यक्ति हुए थे, उनके द्वारा एक सिद्धांत दिया गया था, चिन्ह आधारित सिद्धांत, जिसका नाम क्या था, चिन्ह आधारित सिद्धांत है। टोलमैन ने चिन्ह पूर्णांकार या चिन्ह आधारित सिद्धांत दिया था। इन्होंने बताया था कि व्यक्ति कोई भी समस्या उसके सामने आती है तो वह उसको चिन्हों के माध्यम से सीखता है। क्या करता है व्यक्ति, जब चिन्हों के माध्यम से सीखता है, चिन्ह प्रतीक होते हैं, उन प्रतीकों के माध्यम से कोई व्यक्ति जब सीखता है तो उसे चिन्ह आधारित अधिगम कहा जाता है। और इस सिद्धांत का प्रतिपादन टोलमैन ने दिया गया था। इसका सिद्धांत का किसने दिया था, टोलमैन के द्वारा चिन्ह आधारित सिद्धांत दिया गया था। इसके बाद एक सिद्धांत और आता है, समीपता अनुबंधन का सिद्धांत है। कौन सा आता है, समीपता अनुबंधन का सिद्धांत है। तो इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन से, एडविन गुथ्री। गुथ्री नाम के व्यक्ति थे, उनके द्वारा क्या क्या था, अधिगम समीपता का सिद्धांत। ये अपने इस सिद्धांत में क्या बताना चाहते हैं, कोटलेविन क्या कहते हैं, कोटलेविन में हमने देखा था कि जिस प्रकार व्यक्ति के कोई समस्या आती है तो उसके माइंड में आकृतियां बनती हैं और उन आकृतियों के माध्यम से वह संबंधित समस्या का, जिस आकृति की आवश्यकता होती है उनके अनुरूप क्या कार्य करता है, समस्या का समाधान करता है। इसके बाद टोलमैन क्या करता है, चिन्ह के माध्यम से व्यक्ति सीखता है। इसी प्रकार एडविन गुथ्री नाम के एक मनोवैज्ञानिक आए थे, उनके द्वारा सिद्धांत दिया गया था समीपता अनुबंधन का सिद्धांत। यानी इसमें ये क्या बताना चाहते हैं, इसमें कहते हैं एडविन गुथ्री बताते हैं कि जो व्यक्ति होता है वो किसी भी समस्या का समाधान जब कर लेता है तो उस समस्या के समाधान के तुरंत बाद उसे पुनर्बलम देना चाहिए, उसमें समय नहीं लगना चाहिए। क्या है, टाइम पीरियड, जिसमें हमने देखा था समय कारक फैक्टर देखा था पावलोव के सिद्धांत में। उसी प्रकार यह बताते हैं कि व्यक्ति जब कार्य करता है उद्दीपक और अनुक्रिया के मध्य में क्या है, संबंध पास पास होना चाहिए, समीपता होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमारे सामने क्या है, लड्डू पड़ा है, हमारे सामने लड्डू पड़ा है, खाने का मन हो रहा है, यानी उद्दीपक पड़ा, उद्दीपक को देखकर हमारी अनुक्रिया करने का मन हो रहा है, लेकिन सोच रहे हैं टाट कुछ नहीं, ये क्या सोचेगा, पास में 4-5 बैठे हैं, भूख लगी है, अपने को इच्छा हो रही है कि लड्डू तो खाएं, लेकिन टाट कुछ रहेंगे, ये क्या सोचेगा, रिश्तेदारी में गए कहीं तो ये क्या सोचेगा, देख इसकी बिल्कुल ही नहीं कहे, सब्र ही नहीं है इसको, ठीक है, हम ही तो बैठे हैं। तो इस प्रकार के है, एडविन गुथ्री कहते हैं कि व्यक्ति को यदि उसके सामने अधिगम है तो तुरंत अनुक्रिया कर देनी चाहिए, उसमें समय नहीं लगना चाहिए। तो एडविन गुथ्री द्वारा कौन सा है, अधिगम समीपता का सिद्धांत, यानी उस सीखने में समय नहीं लगाना चाहिए उसको, जो अधिगम उद्दीपक उसके सामने है उसको तुरंत प्रभाव से क्या है, कार्य कर देना चाहिए। लड्डू पड़ा है तो उसका उठाया और खा लिया आपने, ठीक है, पड़ोस वाले क्या सोचेंगे, सोचने दो, पड़ोस वाले तो क्या सोचेंगे, अगर तुमने खाया तो भी सोचेंगे, तुमने ना खाया तो भी सोचेंगे। पड़ोसियों का काम क्या सोचना है कि ये पड़ोसियों का एक सिद्धांत होता है, व्यक्ति कोई कार्य कर रहा है तो क्या है, हाँ लड़का क्या कर रहा है, अगर नहीं कर रहा है तो हाँ ऐसे पड़ा रहता है सारा दिन, कुछ करता नहीं, तो पड़ोसियों ने तो क्या कहना ही कहना। तो एडविन गुथ्री कहते हैं कि समीपता का सिद्धांत होना चाहिए, उद्दीपक पड़ा है तो उसको कहे तुरंत अनुक्रिया कर देनी चाहिए। तो एडविन गुथ्री द्वारा कौन सा सिद्धांत दिया था,
समीपता का सिद्धांत है। कौन सी समीपता का सिद्धांत है? समीपता अनुबंधन का सिद्धांत है। इसे समीप्य संबंध का सिद्धांत भी कहा जाता है। यानी उद्दीपक अनुक्रिया में अगर डिफरेंस आ गया, समय ज्यादा हो गया, तो उसमें संबंध स्थापित नहीं हो पाएगा और व्यक्ति कुछ भी सीख नहीं पाएगा। सामने पड़ा अगर अनुक्रिया नहीं की तो हम सीखेंगे क्या? कब कड़वा है, मीठा है, खट्टा है, किस प्रकार का है। यदि हम अनुक्रिया कर जाएंगे तो उससे क्या सीख जाएंगे। इसलिए कहते हैं एडविन गुथ्री अधिगम समीपता का सिद्धांत है। इसके बाद आता है कि कार्ल रोजर्स है, उसके द्वारा सिद्धांत दिया गया था। तो क्या किस पर आधारित है? अनुभवजन्य पर आधारित है। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि कार्ल रोजर्स ने अपना सिद्धांत किस अनुरूप पर दिया था। तो कार्ल रोजर्स के है अगर हम बात करते हैं तो ये कहते हैं अनुभव के आधार पर व्यक्ति सीखता है। इसके बाद मेस्लो, एक है मेस्लो मनोवैज्ञानिक है, उनके द्वारा एक सिद्धांत दिया गया था जिसका क्या नाम था? पदानुक्रमिक सिद्धांत है। इन्होंने मुख्य रूप से 5 पद बताए थे। रॉबर्ट गेने के द्वारा हमने अधिगम के 8 प्रकार बताए थे। संकेत है, उद्दीपक है, श्रृंखला है, विभेदीकरण है, समस्या है, इस प्रकार उन्होंने नियमीकरण है, इस प्रकार उन्होंने 8 प्रकार बताए थे। लेकिन मेस्लो नाम के एक मनोवैज्ञानिक आए थे, उन्होंने अधिगम के सिद्धांतों की श्रेणी में एक सिद्धांत दिया था, आवश्यकता पदानुक्रमिक सिद्धांत है। कौन सा आता है? आवश्यकता पदानुक्रमिक का सिद्धांत है। यानी मेस्लो अपने सिद्धांत में बताते हैं कि व्यक्ति की आवश्यकताएं होती है, लेकिन आवश्यकताएं पद के अनुरूप होती है। जिस प्रकार व्यक्ति को पहले प्यास लगी, फिर भूख लगेगी, फिर अन्य खट्टा मीठा खाने का मन हो, उसी प्रकार मेस्लो बताते हैं कि आवश्यकता ऐसे नहीं है कि सारी सेम प्रकार की होगी, विभिन्न प्रकार की आवश्यकताएं होती है। तो इन्होंने अपने सिद्धांत में क्या नाम दिया था? आवश्यकता पदानुक्रमिक का सिद्धांत है। इसके प्रवर्तक कौन से आते हैं? तो आवश्यकता अनुक्रम का सिद्धांत है, इसके प्रवर्तक मेस्लो है। ये बताते हैं व्यक्ति की विभिन्न प्रकार की आवश्यकताएं होती है और इन आवश्यकताओं का एक क्रम होता है, पद का क्रम होता है। जिस प्रकार क्रम व्यवस्था होती है उसी प्रकार उन्होंने कहा था कि आवश्यकताओं का भी एक क्रम होता है। इन्होंने मुख्य रूप से 5 प्रकार की आवश्यकताएं बताई है। तो प्रश्न इतना से पूछा जाएगा, आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत किस प्रवर्तक के द्वारा दिया गया था? कौन से आते हैं? मेस्लो के द्वारा है। उन्होंने कितने प्रकार की प्रमुख आवश्यकताएं बताई थी? तो 5 है। कितनी है? 5 प्रकार के इनके द्वारा आवश्यकताएं बताई जाती है। तो थोड़ा सा देख लेते हैं कौन कौन सी है। पहले तो आते हैं दैहिक आवश्यकता है। कौन सी आती है? दैहिक आवश्यकता है। सामान्य से है, जब हमारा जन्म होता है तो हम बिना दैहिक संरचना के ढके हुए आते हैं, हमारे पास कुछ नहीं होता, न ओढ़ने के लिए न पहनने के लिए, खाली अवस्था में आते। तो ये कहते हैं, मेस्लो कहते हैं सर्वप्रथम तो व्यक्ति को देह की जरूरत के हिसाब से आवश्यकताएं पड़ती है। यानी जैसे हमारा जन्म होने के थोड़ी बाद हमारे कपड़े आ जाते हैं। छोटे बच्चे का जन्म होता है, देखा होगा, कहीं आस पड़ोस में गए, अपने भांजा भांजी या पड़ोस में चाचा चाची या किसी प्रकार के बालकों का जन्म हुआ, तो वो क्या है, जब उसका जन्म होता है बालक का, तो वह क्या है, खाली अवस्था में आता है, नगन होता है बिल्कुल। लेकिन जैसे जन्म होता है 5-10 मिनट के बाद, जैसे डॉक्टर कहते हैं हाँ ठीक है कपड़े पहनाइए, तो क्या है, अपने डिजाइन के हिसाब से क्या कपड़े आएंगे आस पड़ोस में, ठीक है, मॉडल के नए हिसाब से क्या कपड़े लाते हैं उनको पहना देते हैं। तो मेस्लो कहते हैं सर्वप्रथम किसी भी व्यक्ति की कौन सी आवश्यकता होती है? दैहिक आवश्यकता होती है, यानी अपने शरीर की जो संतुष्टि के लिए उसे आवश्यकताएं होती है, उसी डेविड मेस्लो के द्वारा क्या नाम दिया गया? दैहिक आवश्यकता है। तो पहली आवश्यकता इनके द्वारा कौन सी बताई गई? दैहिक आवश्यकता है। दूसरा कौन सा आता है? सुरक्षा की आवश्यकता है। पहला तो क्या है, अपने शरीर के बारे में देखेंगे, देखिए यानी हमारी देह है, शरीर है, उसके बारे में देखेंगे, इसकी आवश्यकता की पूर्ति करें। जैसे दूसरा उदाहरण के तौर पर बात करते हैं, हम कहीं बैठे हैं और हमें क्या होगी, भूख लगी, हम क्या है, भूख लगी, वहां पर क्या कोई प्रोग्राम चल रहा था, बहुत ही बढ़िया भजन गया किसी प्रकार का, तो क्या हम उस भजन में इंटरेस्ट ले पाएंगे? चाहे कितनी बढ़िया सत्संग हो, कितना ही बढ़िया प्रोग्राम चल रहा हो, यदि हमें अंदर से भूख लगी है तो क्या हम उस भजन की ओर अग्रसर होंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमें केवल इतना वो क्या है, मन में भूख चल रही है, ये मिल जाए वो मिल जाए खाने के लिए, चाहे प्याज ही मिल जाए वही खा ले, ठीक है, एक बार भूख शांत कर ले। कई बार होता है कि खाने के लिए आस पड़ोस में कुछ नहीं तो प्याज ही दिखता तो उसको खा लेते। तो सर्वप्रथम मेस्लो कहते हैं कि देह की आवश्यकता होती है, ठीक है, चाहे अपने परिवेश आस पड़ोस में कुछ भी हो, लेकिन हम अपने आप वाली शारीरिक जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति करेंगे। दूसरा मेस्लो कहते हैं, दूसरी आवश्यकता कौन सी आती है? अपने आस पड़ोस में जो भी वातावरण है, जिसमें भी रह रहे हैं, उसे सुरक्षा की आवश्यकता होती है। उसे कौन सी आती है? सुरक्षा की है। यानी पहला तो क्या हम शरीर के बारे में देखें, फिर हम क्या जिस परिवेश आस पड़ोस में रहें, क्या वहां शांत वातावरण है, क्या अपने और कौन रहने के लिए जगह है, अगर है तो ठीक है। तो क्या है दूसरी आवश्यकता इनके द्वारा कौन सी? सुरक्षा की आवश्यकता। कई बार है इधर उधर जाते हैं, मकान लेते हैं, किराए पे लेते हैं, इधर उधर पढ़ने के लिए जाते हैं, तो बेसिक सी बात है, किराए पे मकान,
सर्विस में जाते हैं तो वो भी क्या अपना मकान नहीं बनाते हैं, केवल किराए रेंट के रूप पर रहते हैं। तो जब किराए पर रेंट के रूप में मकान लिया जाता है तो सर्वप्रथम उसके आस पड़ोस के मोहल्ला वो देखा जाता है, मोहल्ले के लोग कैसे हैं, वहां का वातावरण कैसा है, लड़ाई झगड़े वाला है या सीधा है, सुरक्षा वाला है। तो दूसरी कौन सी आवश्यकता होती है, पहली दैहिक है, दूसरी कौन सी होती है, व्यक्ति अपने आप सुरक्षा के बारे में सोचता है तो सुरक्षा की आवश्यकता है। तीसरी आती है स्नेह की आवश्यकता है, तीसरी क्या आती है, स्नेह की आवश्यकता होती है। तो हमने आवश्यकताएं पूरी कर ली, जैसे कि हमारी भूख थी शांत कर ली, हम जिस परिवेश में रह रहे हैं उसमें क्या है, रह लिए सुरक्षा का वातावरण। फिर देखते हैं कि हमें कोई प्यार करने वाला है कि नहीं, माता पिता बहन भाई जो है वो हमारा परिवार है, वो क्या हमसे स्नेह करता है, आस पड़ोस के लोग क्या हमें स्नेह करते हैं। पहले आप भूख के बारे में सोचें, फिर सुरक्षा के, तीसरा क्या है, प्रेम स्नेह के बारे में, क्या हमारा उनके साथ व्यवहार कैसा है, वो पड़ोस वाले हमारे साथ अच्छा बोलते हैं नहीं, वो बोलते हैं नहीं, स्वाभाविक सी क्रिया है, ये सभी मानवों की स्वाभाविक क्रिया है कि वो मेरे बारे में क्या सोच रहा है, क्या वो मेरे प्रति स्नेह के भाव रखता है या नहीं। तो तीसरी मेषलों के द्वारा कौन सी दी गई थी, तीसरी जो प्रक्रिया थी वो कौन सी आती है, इनके द्वारा बताया गया था। मेषलों कहते हैं कि स्नेह की आवश्यकता है। तो पहला सुरक्षा, पहला दैहिक है, दूसरा सुरक्षा है, और तीसरा कौन सा आता है, स्नेह की आवश्यकता है। और चौथा की अगर आते हैं समान की आवश्यकता है। चौथा कौन सा आता है, समान है, कि हम आस पड़ोस में क्या हमें समान है, क्या हमें इज्जत दे रहे हैं, ऐसे कॉलम जो ढके हमें इज्जत दे रहे हैं, कहीं से गुजरते हैं सोच रहे हैं ये हमें इज्जत दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो चौथा कौन सा, सम्मान की आवश्यकता। पांचवा और लास्ट उन्होंने बताया था आत्म सिद्धि की आवश्यकता है, क्या मेरा नाम हुआ, क्या मैंने आत्म सिद्धि प्राप्त की, तो आत्म सिद्धि की आवश्यकता है, यानी व्यक्ति सबसे सर्वोपरि मेषलों के द्वारा आत्म सिद्धि की है, यानी मैंने क्या अर्जित की, क्या लोग मेरे द्वारा अर्जित उस माध्यम से लोग मुझे पहचानते हैं जो मैंने प्राप्त किया है। जैसे कोई व्यक्ति उसने पीएचडी कर रखा है, वो अपने नाम क्या डॉक्टर लगाता है, डॉक्टर लगाता है तो उस डॉक्टर के नाम से क्या व्यक्ति जानते हैं। कोई व्यक्ति है उसने जो क्या है एमबीबीएस किया हुआ है, वो वैसे डॉक्टर है, क्या उसको डॉक्टर की श्रेणी में जानते हैं। एक बच्चा है जो ज्यादा पढ़ा लिखा है, क्या उसी इंटेलिजेंस की श्रेणी में उसे जानते हैं। तो आत्म सिद्धि में क्या लास्ट में कहता है कि व्यक्ति ने जिस क्षेत्र में निपुणता हासिल की है, क्या उस निपुणता के आधार पर उसे जान पहचान मिलती है। तो ये क्या था, लास्ट और अंतिम था कि मेषलों के द्वारा लास्ट और अंतिम कौन सा है, पांचवा जो आवश्यकता है वो कौन सी थी, आत्म सिद्धि की आवश्यकता है। कौन सी आती है, आत्म सिद्धि की आवश्यकता है। तो ये सिद्धांत है, इतने सिद्धांत हमारे कंप्लीट होते हैं और लगभग अभिप्रेरणा हमारा कंप्लीट हो, अधिगम जो है कंप्लीट हो गया है। अब अभिप्रेरणा के बारे में चलेंगे। तो अधिगम में एक थोड़ा सा और आता है, पठार किसे कहा जाता है। अधिगम की अगर हम बात करते हैं तो अधिगम के वक्र आते हैं। पहले क्या आते हैं, अधिगम के वक्र है, यानी अधिगम जब हम सीखते हैं, कोई चीज हम सीखते हैं तो ऐसे तो है नहीं कि एक समान श्रेणी पर चलेंगे कि मैंने आज साइकिल चलाना आज स्टार्ट किया, आज ही मुझे क्या है दौड़ने लगा जाऊंगा, ठीक है, यानी स्पीड से चलना सीख जाऊंगा, ऐसा तो है नहीं। तो इसमें क्या है, इसके वक्र दिए गए हैं। अधिगम के क्या आते हैं, वक्र है, यानी किस प्रकार हम अधिगम करते हैं। तो अधिगम के वक्र है। तो अधिगम के वक्र कहा किसे जाता है, पहले तो हम बात करते हैं कि वक्र कहते हैं किसे हैं। अधिगम का वक्र जो है किसे कहते हैं। तो अधिगम का वक्र उसे कहा जाता है जब व्यक्ति किसी कार्य को सीखने की कला, निपुणता और उसकी प्रकृति को धीमी, तेज या मध्यम प्रकार से सीखता है, तो इसे क्या कहा जाता है, अधिगम का वक्र है। इसमें फिर नतोदर आता है, उनतोदर आता है, मिश्रित वक्र आता है, और फिर कई बार क्या है अधिगम के पठार भी आ जाते हैं। यानी हम बिल्कुल भी कैसा ही मूड हो हमारा, चाहे खुश प्रसन्नचिन हो, मोटिवेट हो, डिमोटिवेट हो, एक समय ऐसा आ जाता है जब हम चाहे कुछ भी सीखने की कोशिश करें और किसी भी क्रिया द्वारा सीखने की कोशिश करें, उसके बाद हम सीख नहीं पाते हैं। तो वो क्या होता है, अधिगम का पठार। क्या कहलाता है, अधिगम का पठार है। यानी जिस प्रकार व्यक्ति कोई गाड़ी चलाता है, कोई साधन व्हीकल चलाता है, व्हीकल चलाते चलाते उसके टायर के सामने कोई पत्थर आ जाता है, कोई पठार यानी पत्थर आ जाता है, तो वो चाहे कुछ भी कर, वह न तो आगे होगा न पीछे होगा, एक अपनी स्थिति में रुक जाएगा, बिल्कुल शांत हो जाता है। तो इसे अधिगम का पठार कहा जाता है। अपने ऊपर भी है लागू होता है, सामान्य व्यक्ति उनके ऊपर भी लागू होता है। एक उम्र परिस्थिति ऐसी आ जाती है जहां व्यक्ति बिल्कुल शांत हो जाता है, उसका स्वभाव बिल्कुल शांत हो जाता है, उसे दूसरों से कोई लेना देना नहीं। उसने ऐसे कह दिया तो ठीक है, दूसरे ने ऐसे कह दिया ठीक, तीसरे ने ऐसे कह दिया ठीक है, वो झगड़ालू है, ईर्ष्यालु है,
खुश रहता है, दुखी रहता है, ठीक है। जिसने कह दिया वैसे व्यक्ति को कोई महत्व नहीं रहता, यानी उसके सामने एक पठार आ गया, वह न तो आगे की चलेगा न पीछे की, ठीक है, एक जीवन यापन करता जाता है, तो इसे पठार की श्रेणी में रखा गया है। तो हम कहे अगले सेशन में थोड़ा सा पॉइंट रह गया है, उसमें चर्चा करेंगे। अधिगम हमारा आज कंप्लीट हो गया है, तो अगले सेशन में हम थोड़ा सा क्या इसके वक्र देखेंगे, अधिगम के वक्र है, और दूसरा अधिगम के पठार है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। ओके दोस्तों, आज के लिए इतना है।